18 घंटे, 2 मुठभेड़ और 5 शहादत। ये घटना न तो जम्मू कश्मीर की है और न ही किसी दूसरे स्टेट की, इंटरनेशनल किसी बॉर्डर की। और क्योंकि जब यहां हमला होता है और जवान शहीद होते हैं तो भावनाएं उबाल मारती हैं। लेकिन बीते 18 घंटों में 5 शहादत छत्तीसगढ़ में हुई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि नक्सलियों का इलाज कब होगा, कब नक्सलियों के कैंप पर सीधा प्रहार होगा ताकि हमारे जवानों को शहादत न देनी पड़े। कल पखांजूर में 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और आज धमतरी में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। नारायणपुर में सरकारी भवनों में नक्सलियों ने नारे लिखे हुए हैं। दहशत इस कदर है कि सरकारी कर्मचारी या स्थानीय कोई भी नारे मिटाने तक को तैयार नहीं। स्कूली बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। बीजापुर में जिला मुख्यालय तक नक्सलियों ने अपनी शहादत कायम की हुई है। रात में चुनाव बहिष्कार का पोस्टर बांट रहे हैं। लोग दहशत में हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सली अब सक्रिय हो गए हैं। कल कांकेर में तो आज धमतरी में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ नक्सलियों से हुई। धमतरी में मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल है। घटना खल्लारी थाना क्षेत्र की है और सलहेभाट में सुबह सर्च ऑपरेशन पर निकले सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों की फायरिंग के जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। इस दौरान भोपाल के रहने वाले हेड कांस्टेबल हरीश चंद्र पाल शहीद हो गए, जबकि कांस्टेबल सुधीर कुमार को चोट आई है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले कल कांकेर में नक्सली मुठभेड़ में 4 जवानों की शहादत हुई। महज 18 घंटे में नक्सली हमले में 5 जवानों की शहादत और 3 जवान इसमें घायल हुए हैं। आखिर ये कब तक जारी रहेगा? गोली का जवाब गोली से देने से नक्सली बढ़ गए हैं, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आज रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नक्सली 3 ब्लॉक से फैलकर 14 जिलों में पहुंच गए हैं। भूपेश बघेल का यह कहना है कि वो पीड़ितों से बातचीत करके हल निकालेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जब तक दूसरी योजना लागू नहीं होती, पुरानी रणनीति जारी रहेगी। मामले में मैंने स्पष्ट कहा है कि गोली का जवाब गोली से देने से छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। पहले केवल 3 ब्लॉक में थे, वो बढ़ के आज 14 जिला में हो चुका है। तो ये जो रास्ता है उससे सफलता तो मिली नहीं, बल्कि बढ़ गया। कांकेर के पखांजूर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में झारखंड का एक जवान शहीद हो गया। शहीद इसरार खान गिरिडीह जिले के खोरोडीह गांव का रहने वाला था। इसरार के शहीद होने की खबर मिलने पर पूरे घर में मातम छा गया। शहीद के दादा के मुताबिक इसरार 3 महीने पहले ही गांव आया था। ग्रामीणों का कहना है कि इसरार में देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही भरा हुआ था और लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर इस पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि इसरार की अभी शादी भी नहीं हुई थी। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से जवान बेटा अभी मारा गया है, फिर आगे नहीं मारा जाए, इसके लिए सरकार को उचित कदम उठावे और ये एनसीसी या नक्सली इसको जड़ से नेस्तनाबूद करे। और हमारे जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं जो आए दिन मारे जाते हैं, भविष्य में उनके साथ ऐसा घटना नहीं घटे। पखांजूर में कल सर्चिंग पर निकले बीएसएफ के जवानों के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को रायपुर में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सुरक्षा अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। सीएम भूपेश बघेल ने शहादत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आदिवासियों को विश्वास में लेने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रायपुर में श्रद्धांजलि दी गई थी पखांजूर में शहीद 4 जवानों को, तो वहीं ये 18 घंटे के भीतर दूसरे हमले के बाद सर्च पर और मोर्चा संभालते हुए जवान आप देख सकते हैं। धमतरी में भी यहां
एक जवान शहीद हुए हैं और एक की हालत अभी गंभीर है, जो कि इस मुठभेड़ में घायल हुए। घात लगाकर जवानों पर हमला किया गया था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभ्यद ये दुखद इसलिए भी है कि जो कैंप है उसे केवल 500 मीटर की दूरी पे ये घटना, जो पुल बन रहा था उसमें रेगुलर आते जाते रहे हैं और वहाँ घात लगा बैठे नक्सलियों पे हमला कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है, किसी जवान की शहादत होती है, दर्द उतना ही होता है। किसी आतंकी हमले में हमारे देश का कोई वीर सपूत शहीद होता है, दर्द उतना ही होता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जब कोई जवान शहीद होता है, दर्द उतना ही होता है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने साहब हैं बीजेपी से। सच्चिदानंद जी, स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। घनश्याम जी, आपका भी स्वागत है। गंगेश द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नासूर, इसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है। पहला सवाल उपासने साहब मेरा आपसे है। उरी का हमने बदला लिया, पुलवामा का हमने बदला लिया, पखांजुर और धमतरी का बदला कब? देखिए, एक इच्छा शक्ति का इसमें प्रदर्शन जरूर होना चाहिए। आज जो हमारे 5 जवान शहीद हुए, निश्चित रूप से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आचार संहिता के बाद आदिवासियों को विश्वास में लिया जाएगा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनका बदला लेंगे। जो नक्सल हमला हुआ है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसका बदला लेने की बात प्रदेश का मुखिया नहीं करता है। आदिवासियों को विश्वास में लेने की बात के पीछे क्या बात है कि जिस प्रकार से इस सरकार में आते ही और उन अपराधियों को जो नक्सल मूवमेंट में जेल में बंद हैं, उनको छोड़ने की कार्यवाही बड़ी तेजी से करने का निर्णय लिया। जो बातचीत का रास्ता, उसको भी नक्सलियों ने एक प्रकार से चुनौती दी कि हमको न तो बातचीत करनी है, न हमको किसी। लेकिन उपासने साहब, ये बात भी तो सच है कि आपके ही शासनकाल में, जहां कि इतने बड़े क्षेत्र में इस वक्त जो नक्सलवाद जो फैला हुआ है, इतने बड़े क्षेत्र में पहले नहीं था। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है, जब झीरम घाटी जैसी जघन्य घटना जो हुई, जो उस वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी आपके शासनकाल में हुआ। तो आपने कौन सी इच्छा शक्ति दिखाई? नहीं, इच्छा शक्ति हमने लगातार दिखाई, तभी वही कारण है कि आज उन क्षेत्रों तक विकास पहुंच रहा है जहां पर घोर नक्सलवाद पनपता फूलता था। वहां पर कभी विकास की धारा पहुंचती नहीं थी। वहां तक यदि आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, वहां पर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस नक्सल और जिस प्रकार से आत्मसमर्पण लगातार हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों का मनोबल गिरा। और इस चुनाव के बाद से लगातार नक्सलियों का मनोबल इस कारण से बढ़ता जा रहा है कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग 15 वर्ष तक हमको। बिल्कुल उपासने साहब, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन उन्हीं स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग पर इस वक्त जो नारे लिखे गए हैं, निश्चित रूप से वो नारे न तो कोई मिटा पा रहा है, ना तो कोई हटा पा रहा है उसे। स्थानीय लोगों की तो चलिए मजबूरी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी जिनकी की जिम्मेदारी है, वे भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। घनश्याम तिवारी साहब, किस तरह की बातचीत होगी, कब बातचीत होगी और ऐसी शहादतें कब तक होती रहेंगी? पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम चुनाव में, मैं आ रहा हूं उपासने साहब, आ रहा हूं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया घनश्याम जी से ले लीजिए। घनश्याम साहब, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं गोली का जवाब गोली से देने की वजह से ये नक्सल का जो प्रभाव है वो 3 ब्लॉक से बढ़कर 14 जिलों में आ गया है। बात होगी, कब होगी और कब तक ये शहादतें जारी रहेंगी? आशीष जी, निश्चित ही घटना बहुत दुखद है और इस घटना में हमारे जो जवानों की जो शहादत हुई, उन शहादत को नमन करते हैं। ऐसी घटना पे सबसे बड़ी बात है कि राजनीति तो होनी नहीं चाहिए और आरोप प्रत्यारोप करने मात्र से अगर इसका इतिश्री हो जाए तो निश्चित आज हम 3 माह से सत्ता पर हैं। अगर विपक्ष इन आरोपों को लगा कर अगर इस बात से संतुष्ट है कि आरोप से नक्सल समस्या समाप्त हो सकते हैं तो वो हम पर लगाएं, हम उनके आरोपों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक गृह युद्ध की स्थिति में है।
बोलना नहीं चाहिए या मुझे उचित भी नहीं लगता, लेकिन उपाध्याय जी वरिष्ठ है, उन्होंने उस ओर इशारा किया है। मोदी जी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब प्रचार करने वो छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को यह भरोसा दिलाने का काम किया था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम 3 माह के अंदर छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। आज 5 साल पूरे को होने को है। आज लगातार जवानों की शहादत हो रही है, लगातार जवान हमारे मारे जा रहे हैं। नक्सलियों से कोई प्रयास आज केंद्र की स्थिति में नहीं है। हजारों की संख्या में हमारे जवान वहां तैनात हैं, 70,000 के करीब जवान तैनात हैं। आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के बाद सबसे ज्यादा जवान अगर देश के अंदरूनी इलाके में है वो छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के क्षेत्र बस्तर में है। आप बताइए, और समझना यह होगा कि इन 5 सालों में केंद्र की सरकार ने कौन से ऐसे प्रयास किए लगी हुई सीमाओं के राज्यों से मिलकर, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, कि ऐसा कोई प्लान करके ऐसी कोई रणनीति बना के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए किया जाए। मैं फिर से कहता हूं, आरोप लगाने से यह समस्या का हल नहीं होना है। यह समस्या के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। हमारे जवानों की शहादत पर जितनी बहादुरी दिखाने का काम वर्तमान की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है, आपके सवाल में ही इस बात का सवाल छुपा हुआ है कि धमतरी और पखांजू का बदला कब, इनके पास जवाब नहीं होगा। इनके पास जवानों की शहादत पे घनश्याम साहब आपने इस बात का जिक्र किया कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगा सुन के कि कोई राजनेता इस वक्त ऐसे विषयों पर कम से कम राजनीति नहीं करना चाह रहा, जबकि इस तरह के मामलों पर अक्सर ना करके भी राजनीति करते हैं नेता। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, आखिर बात होगी तो कब होगी? क्योंकि आप भी सत्ता में आए, अगर बीजेपी ने नहीं किया, कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, उनको लोगों ने बाहर कर दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन अब आप सत्ता में आए हैं, चमत्कारी परिणाम विधानसभा चुनाव में आप लोगों को मिले, आपकी सरकार को 125-30 दिन के लगभग हो भी गए सत्ता में, अगर कुछ आंकड़ों की गलती को माफ करते हुए तो। लेकिन ये बात होगी कब होगी? आचार संहिता चल रही है, लेकिन शहादत तो जारी है। 18 घंटे में 2 मुठभेड़ और 5 जवानों की शहादत। आशीष जी, निश्चित ही आपकी चिंता लाजमी, और ये चिंता हम सबको भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी इस चिंता है और प्रदेश के हर नागरिक को इसकी चिंता है, क्योंकि हम लगातार पिछले 15 वर्षों में, चाहे रमन सिंह जी की सरकार हो, हमने ये शहादतों को देखा है, हमने उनकी पीड़ा को देखा है। हम नित दिन ये दृश्य देखते हैं। राजनीति से अलग हटकर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं मानवता को कुरेदने वाली ये घटनाएं हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान की सरकार ने इस बात के लिए पूरा प्रण लिया हुआ है, चाहे बोली से हो, चाहे ग्रामीणों से चर्चा करके हो या आदिवासियों को समर्थन लेके हो। इस समस्या का निराकरण के लिए आप देखिएगा, जो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, वो वर्तमान की कांग्रेस की सरकार इस पर निर्णय लेगी। बिल्कुल घनश्याम साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए बिल्कुल भी संतोष नहीं होता है। हमारे साथ गंगेश साहब लगातार मौजूद हैं। गंगेश साहब, जब धमतरी में हमला होता है तो ये महसूस हो जाता है कि अब छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला, कोई भी जगह सेफ नहीं है। धमतरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत सुरक्षित जगह मानी जा रही थी धमतरी अब तक, लेकिन अब यहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी देखिए, ये जो नक्सली घटनाएं हैं और सीमा पर अटैक, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों घटना, दोनों तरह की जो हमले होते हैं, दोनों में बेसिक फर्क ये है कि सीमा पे तो फ्रंट की लड़ाई होती है, सीमा की लड़ाई होती है, यहाँ पर विचारों की लड़ाई है। माओवाद की जो समस्या है, और इस पे बातचीत की बात इसलिए कही जाती है कि इनके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। जो माओवाद है या नक्सलवाद है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। फ्रंट में जो आर्मी घटनाएं करती है वो एक विंग है, एक बड़ा विंग है संगम सदस्य जो गाँव में रहते हैं। इन्हीं संगम सदस्यों को ये लोग ट्रेंड करके नक्सली बनाते हैं, फ्रंट आर्मी में लाते हैं। हाँ। और इन सबसे बड़ा एक ग्रुप होता है इनका थिंक टैंकर्स का, जो बड़े बड़े शहरों में और देश के बाहर भी बैठा हुआ है। हाँ। तो अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी सरकार इन तीनों को एक साथ लेके चर्चा नहीं कर रही है। तीनों को एक साथ मिला के जब तक इनके समस्या का समाधान नहीं निकालेगी, या इन तीनों से किस तरह एक साथ मिलकर बात किया जाए, या इन तीनों को एक साथ कैसे प्लेटफॉर्म में लाया जाए बातचीत के, इस पे जब तक ध्यान नहीं देगी सरकारें, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। क्योंकि ये लड़ाई सीधी सीधी विचारों की है, और विचार करने वाले या इनमें जो प्लानर होते हैं, जो थिंक टैंकर्स होते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, हो सकता है देश के बाहर भी हों। तो उन तक पहले उनके लिए भी सरकारों को योजना बनाना चाहिए। अभी तक जो योजनाएं बनती रही है, पिछली सरकार ने भी काफी काम किया उसमें। जैसे उन्होंने एक अच्छी योजना शुरू की थी रिहेबिलिटेशन की, कि जो गांव से आदिवासी क्षेत्रों से जो नक्सली बनने जाते थे युवा, उनको उन्होंने बहुत बड़ी पैमाने पे वापस
मुख्य धारा पे लाने का काम किया, लेकिन ये पूरी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब इनके पीछे जो सोच लेके बैठे हुए जो लोग प्लान करते हैं उन प्लानर तक बात पहुंचे, उन प्लानर से बात हो। इसीलिए बार बार ये बात आ रही है कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत जब तक उनसे नहीं होगी, वो जो लोग विचार देते हैं, जो लोग मूवमेंट तैयार करते हैं, उनसे जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। गोली से इसलिए हल नहीं हो सकती कि जितनी आप गोली चलाते हैं वो उतनी अच्छी और तगड़ी प्लानिंग के साथ वापस आते हैं और फिर से घटनाएं करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि अब अगर बात करें एक छोटे से क्षेत्र में, ये 3 ब्लॉक्स में पहले कभी हुआ करता था, महाराष्ट्र से और फिर झारखंड से, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाने लगा है। लेकिन उपासने साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात गंगेश जी और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर धमतरी में हमला होता है तो आप क्या कहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ का कोई भी जोन ऐसा है जो इस वक्त सेफ है, या पूरे छत्तीसगढ़ में चिंताजनक स्थिति है? इस बारे में बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। ये अगर धमतरी शहरी क्षेत्र है, अगर शहरी क्षेत्र में इस तरह से घटना हो रही है, इसका मतलब नक्सलियों का शहरी नेटवर्क तगड़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जो सरकार है, हालांकि सरकार भी काम के दबाव में है, कहीं ना कहीं सरकार से भी चूक हो रही है, और अभी जो सिस्टम है पुलिस का वो कहीं ना कहीं चूक कर रही है इनको आइडेंटिफाई करने में या इनकी मूवमेंट को पकड़ने में। तो ये इस तरह की घटना होने का मतलब है कि और भी क्षेत्रों में घटनाएं हो सकती हैं, और इनका शहरी नेटवर्क तेजी से मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, और इस नेटवर्क को तोड़ना होगा, और इस नक्सलवाद को कैसे रोका जाए इस पर हमें विचार करना होगा। लेकिन उपासने साहब, झीरम घाटी जैसा कांड आपके समय में हुआ, उसको लेकर के आज भी जांच में संतुष्टिजनक परिणाम सामने नहीं आए, ऐसा आरोप लगाती रही है सत्ताधारी पार्टी। इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ ये राजनीतिक एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती? एकजुट होकर के क्यों इस मोर्चे पर हम बात नहीं कर पाते, और बार बार हमें शहादतें देखने को मिलती हैं, कभी राजनेताओं की, कभी हमारे देश के वीर सपूतों की? ऐसा कब तक जारी रहेगा उपासने जी? देखिए, नक्सल समस्या ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। देश के अनेक राज्यों में इसने और विकराल रूप लिया हुआ है। इस स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से इसके बारे में अलग अलग नीतियां बनती, माननीय राजनाथ सिंह जी ने पिछले समय सभी राज्यों की बैठकें लेकर इस पर एक समन्वित नीति बने, इसके लिए प्रयास जरूर किया था, और उस दिशा में काफ़ी जो साधन मुहैया कराए छत्तीसगढ़ को और दीगर राज्यों को, उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से प्रयास हुए थे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न है, तो इसमें बहुत सी बातें, जिस प्रकार से आपने 15 साल का कार्यकाल देखा होगा कि जब यहाँ की सरकार नक्सलियों से सीधी लड़ाई लड़ती थी, उस समय कहीं ना कहीं जो विपक्ष था यहाँ का, वो सरकार पर आरोप लगाता था कि आप निरीह आदिवासियों को मार रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मानवाधिकार संगठन को लाकर उनको खड़ा किया जाता था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते थे। तो एक लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है बाधक, जो है सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो राजनीतिक लड़ाई ही होती है इसमें। और मैं मानता हूं कि यदि उस राजनीतिक लड़ाई को सभी राजनीतिक दल छोड़कर एक लक्ष्य बना लें, जिस दिशा में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी एक सत्र इसका सभी राजनीतिक दलों का बुलाकर इसमें बातचीत की थी, उस दिशा में यदि सभी राजनीतिक दल के हमको इस प्रदेश से और देश से नक्सलवाद समाप्त करना, इस दिशा में अपने राजनीतिक हितों को तिलांजलि देते हुए यदि एक लक्ष्य बना लिया, तो मैं मानता हूं कि आरोप प्रत्यारोपों के दौर से केवल और केवल हमारी लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ होनी चाहिए, जो आज की आवश्यकता है। ठीक है, उपासने साहब, आप कह रहे हैं कि उस वक्त विपक्ष साथ नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त सरकार कह रही है हम बात करेंगे, तो क्या इस वक्त आप लोग साथ देंगे बात करने में, या अभी भी आप लोगों की विचारधारा यही है, या प्रयास यही रहेगा कि गोली से जवाब दिया जाए? गोली का साथ लिया जाएगा तो 15 वर्षों की हमारी सरकार का जो अनुभव है, उस अनुभव, ये प्रदेश की नई नवनिर्वाचित सरकार यदि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से या सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करेगी और उसका क्या रास्ता निकल सकता है, बैठकर बातचीत करेगी, तो क्या उसके बातचीत के मार्ग हो सकते हैं? केवल आदिवासियों से बातचीत करके हल निकालने की जो बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को, घोर नक्सलियों को पिछली सरकार ने जो सप्रमाण गिरफ्तारी करके जेल में बंद किया है, उनको रिहाई की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखता है कि आप एक और तो जो प्रधानमंत्री को की हत्या की साजिश में जो जेल में था उसकी जमानत हो जाती है, ऐसे घोर नक्सल अपराधी को आप छोड़ने की कवायद कर रहे हैं सरकार में आने के बाद। तो इस प्रकार से ये नहीं चलेगा कि आज नक्सली खुलेआम कह रहे हैं कि 3 महीने में ही नक्सलियों के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे नक्सलियों को जेल से छोड़ने के, आज क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? इस प्रकार की उनकी भी मनोवृत्ति आपने जगा दी कि हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जा रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनको और मजबूत करने की एक रास्ते से कोशिश हो रही है, और दूसरे रास्ते से कहा रहा है कि आदिवासियों से बातचीत होगी। आज के घटनाक्रम के बाद और कल के घटनाक्रम के बाद तो ये कहा जाना चाहिए था कि आचार संहिता के बाद हम खुली लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे। तो ये बातचीत का रास्ता मुझको नहीं लगता कि उन शहादत पर कोई श्रद्धांजलि है। चलिए, मैं घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। उपासनी साहब की बातें अगर सुनी आपने ध्यान से, ठीक है, वो बात लंबा समय इन्होंने सत्ता में रह करके गुजारा। ये 100-150 दिन में नक्सल इतना प्रभावी नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक लंबा समय इसने लिया है, कहीं ना कहीं चूक हमने देखी है। लेकिन इस वक्त आप सत्ता में हैं घनश्याम जी, लोग आपसे जवाब मांगेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बात करेंगे तो कब करेंगे, और ये शहादतें और बर्दाश्त नहीं होती। तिवारी जी, कुछ करना होगा। निश्चित ही आशीष जी, शहादतें बर्दाश्त होनी भी नहीं चाहिए, और इस प्रकार की किसी भी घटना का तो कोई भी पुनरावृत्ति की मनोवृत्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बात इच्छा शक्ति की हो रही है, और जिस इच्छा शक्ति की ओर इशारा करने का प्रयास उपासनी जी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा है कि राजनीति करना इस मामले में उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन सवाल तो करना पड़ेगा। उपासनी जी ने लगाए हैं वर्तमान के इच्छा शक्ति पर, इतनी इच्छा शक्ति पर जितने आरोप लगाए हैं, मैं कहता हूं कि इतनी चिंता जितना आज इस डिबेट के माध्यम से उपासनी जी व्यतीत कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इतने सुझाव 15 साल की अपनी सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी को दिए होते तो शायद नक्सल समस्या का कहीं ना कहीं कोई निराकरण होता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व की सरकार ने 15 वर्ष कम नहीं होता, 15 वर्ष कहने का आशय यह है, राज्य को 18 वर्ष हुए हैं, और इन 18 वर्षों में 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में शासन चलाया है। जो 3 जिला ब्लॉकों में नक्सलवाद था, वो जो बढ़ के आज 16 जिले में फैला है, उस 16 जिले में फैलने के पीछे कहीं ना कहीं इनकी नक्सल नीतियां नाकाम रही हैं। जो विशेषज्ञ आते रहे, जिन विशेषज्ञों को बुलाया जाता रहा, उन्हें कहा जाता रहा आप तनख्वाह लीजिए और अपना मुंह बंद करिए और चुपचाप चले जाइए। तो इच्छा शक्ति, कौन सी इच्छा शक्ति की बात हो रही है? आपने कभी विपक्ष को समर्थन में नहीं लिया या विपक्ष से चर्चा करने की कोशिश नहीं की। 15 वर्षों में एक बार ये प्रयास भी हुए, लेकिन उस संगठित प्रयासों का क्या निर्णय आया, उस पर क्या सरकार ने पहल की, इसकी कोई आज तक रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ती है। लगातार शहादतों के बावजूद करोड़ों रुपए, चाहे केंद्र की सरकार के द्वारा प्राप्त हो या राज्य की सरकार के द्वारा, करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करती रही है पिछली सरकार, लेकिन नक्सल समस्या 3 ब्लॉकों से बढ़कर 16 जिले में पहुंच गई। और इच्छा शक्ति की बातें हम कर रहे हैं। इच्छा शक्ति वो होनी चाहिए, गंगेश द्विवेदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हमें वो 3 धाराओं को समझने की आवश्यकता है जो बातचीत के माध्यम से ही हल हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज हम, इन्होंने कहा गोली से बोली से, जैसा अगर बात मानेंगे हम उस ओर काम करेंगे। 15 वर्षों में ना आपकी गोली दिखाई पड़ी, ना आपकी बोली दिखाई पड़ी। लगातार नक्सली प्रहार करते रहे और उनका तांडव जारी रहा। आपने तो जीरन की घटना की जिक्र किया है, ताड़मेटला की घनश्याम जी, ये बातें देखिए, ये बातें राजनीतिक इच्छा शक्ति की या बात किस तरह से होगी या कहां से शुरू होगी, आप लोगों को अगर जनता ने चुना है तो ये आप अपने स्तर पर तय करें। लेकिन आम लोगों को, देश के वीर सपूतों को अब ये दर्द और बर्दाश्त होता। समय की कमी है घनश्याम जी, समय की थोड़ी कमी है। मैं आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट्स के लिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां गंगेश जी से मैं लेना चाहूंगा। गंगेश जी, लोकसभा का महापर्व मनाने जा रहे हैं हम। लोकतंत्र में ये महापर्व होता है हमारे यहां, जो 5 साल में ये आम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे समय में बहुत ज्यादा सक्रियता हम देख रहे हैं नक्सलियों की। इस वक्त कैसे रोका जाए? ठीक है, हम बात करेंगे या सरकार बात करेगी या केंद्र सरकार बात करेगी या आगे जो भी विषय होंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए भी, देश की सुरक्षा के लिए भी। अभी तो रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं जवान ही रोक सकते हैं उसको। बातचीत की बात, जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, तो अभी सीधे सीधे यहाँ की पुलिस या यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के पास एक ही रास्ता है कि उसी गोली का जवाब फिलहाल गोली से ही दिया जा सकता है चुनाव तक। इसके बाद बैठ के जब बातचीत की बात होगी तो बातचीत किससे करना ये भी तय होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं इनमें मूवमेंट चलाते हैं वो लोग तो छुपे हुए लोग हैं, उनको निकाल के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अपने ऐसे लोग लगाने होंगे जो उनको पहचाने और उससे फिर बातचीत शुरू करें। जो एक्चुअल प्लानर है, जो एक्चुअल जो बैठे हुए लोग हैं, वो उनसे जब तक
तक बातचीत नहीं होगी ये समस्या हल होने वाली नहीं है। तो बिल्कुल, ये प्लान हमें बनाकर रखना होगा ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में कम से कम और शहादतें हमें न देखने को मिले, क्योंकि खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में शहादत होगी तो रंग में भंग पड़ेगा और इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। चूंकि समय की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा मैं, घनश्याम जी आपके पास दोबारा नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपासनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और नक्सल की इस समस्या को किस तरह से जड़ से खत्म किया जाए इस पर बातचीत करने के लिए। तो सोचना होगा, विचार करना होगा और एक सख्त कदम उठाना होगा, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो या फिर गोलियों के माध्यम से, लेकिन जल्द जवाब देना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।